तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं बस अब मरने की कगार पर खड़ा हूं। अपने कमरे में बैठे प्रशांत ने होरी से कहा, मैं तुम्हें फिर से जवान और शक्तिशाली बना सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे लिए एक बलि देनी होगी। होरी ने कहा, क्या वाकई में ये मुमकिन है, या तुम मुझे सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो? प्रशांत ने पूछा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर हो। मैं यहाँ तुम्हें बहलाने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहते हुए होरी ने अपनी भयानक हंसी से पूरे कमरे को भर दिया। इस पूरे फसाद की जड़ वो कमीनी अनामिका है। उसकी ही वजह से ये सारा कारनामा हुआ है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको किसी भी तरह से ढूंढकर तुम्हारे लिए उसकी बलि दूंगा। प्रशांत ने दृढ़ता से बोला। होरी ने प्रशांत की बात सुनी और दरवाजे की दरार से गायब हो गया। प्रशांत को जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो। वैसे उसने ठान लिया कि दूसरे दिन सुबह ही वो अनामिका को ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर देगा। अगली सुबह प्रशांत नहा धोकर तैयार हो गया। भले ही मैं दिखने में बूढ़ा क्यों ना हूं, कपड़े एक नौजवान की तरह ही पहनूंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। दरअसल उसने जो नंबर विजय को दिया था उसके बारे में विजय ने पता लगाया था। विजय ने उसी सुबह प्रशांत को कहा था कि अनामिका किसी कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी में बहुत बड़े और रईस लोग आते हैं। विजय ने उस कंपनी का एड्रेस भी प्रशांत को दिया था। तैयार होने के बाद प्रशांत की नजर उन रुपयों पर पड़ी जो कियारा ने उसे दिए थे। इनमें से 50,000 लेकर जाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, कहते हुए प्रशांत ने पैसे उठाए और शहर की तरफ गाड़ी चलाता हुआ चला गया। बनारस के सिगरा इलाके के सिटी सेंटर मॉल पहुंचकर प्रशांत एक कैफे में बैठ गया और सामने वाली बिल्डिंग को देखकर सोचने लगा। इस सामने वाली कंपनी में अनामिका काम करती थी। विजय ने बताया था कि उसकी कोई दोस्त थी जिसका नाम सुनैना था। इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है तो जरूर कोई महंगा गिफ्ट उसको पसंद आएगा, प्रशांत ने सोचा। एक काम करता हूं, इस मॉल से मैं मेकअप और लिपस्टिक लेकर सुनैना को गिफ्ट करता हूं। महंगा गिफ्ट देखकर सुनैना जरूर झांसे में आ जाएगी। प्रशांत ने मन ही मन प्लान बनाया। फिर वो सुनैना के ऑफिस खत्म होने का इंतजार करने लगा। शाम 6 बजे प्रशांत कैफे से उठा और सुनैना से मिलने सामने वाले ऑफिस में चला गया। कंपनी में पहुंचते ही प्रशांत ने रिसेप्शन पर सुनैना के बारे में पूछा। सुनैना का ऑफिस पता करके प्रशांत वहां जाने लगा। उस वक्त सुनैना के ऑफिस में बहुत सारे लोग थे। प्रशांत की नजर सुनैना पर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। सुनैना की भी नजर प्रशांत पर पड़ी। शक्ल से देखकर तो कोई एक्सपीरियंस मैनेजर लग रहा है, सुनैना ने मन ही मन सोचा। सुनैना ने प्रशांत के पास आकर उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। प्रशांत ने मेकअप और लिपस्टिक का गिफ्ट दिखाते हुए सुनैना को बोला, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। अब सामने वाले मॉल में एक बेहतरीन कैफे है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत के हाथ में गिफ्ट बैग देखकर सुनैना का मन ललचाने लगा था। लगता है ये मुझे अपनी कंपनी में मॉडल की तरह लेना चाहता है, सुनैना ने मन ही मन सोचा। हाँ क्यों नहीं, मेरे ऑफिस का काम खत्म हो गया है, चलो हम दोनों ही साथ में कैफे में चलते हैं। सुनैना ने अपना पर्स उठाया और प्रशांत के साथ चली गई। कैफे में पहुंचते ही प्रशांत ने वो गिफ्ट बैग सुनैना को दिया। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की को ये मेकअप और लिपस्टिक जरूर पसंद आएंगे, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर सुनैना बोली, वैसे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बहुत महंगा होगा। और ये कहते हुए सुनैना ने बैग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी प्रशांत ने वो बैग अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मगर
इससे पहले मुझे एक जरूरी जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? अब सुनैना के हाव भाव बदल गए। इस कंपनी में तुम्हारी एक दोस्त थी, उसका नाम था अनामिका। प्रशांत ने अपने फोन पर अनामिका की फोटो दिखाते हुए कहा, क्या तुम इसको जानती हो? मुझे इसके बारे में तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। प्रशांत के फोन पर अनामिका की तस्वीर देखते ही सुनैना के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि सुनैना डर से कांप रही थी। सुनैना ने अपना पर्स उठाया और कहा, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहते हुए सुनैना कैफे से बाहर जाने लगी। अरे रुको रुको! प्रशांत भागता हुआ सुनैना के पीछे आया। मेरी बात तो सुनो। दरअसल मैं शहर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर हूं। मेरे लिए अनामिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से ना जाने कितने मासूमों का खून हो रहा है। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी बता सकती हो? कहते हुए प्रशांत लगातार सुनैना के पीछे पीछे भाग रहा था। सुनैना अचानक से रुकी और प्रशांत को डांटते हुए कहा, देखो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मेरा पीछा करना बंद कर दो और मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मगर अनामिका की वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मुझे तुमसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं, प्रशांत ने कहा। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो। मुझे अनामिका के बारे में सब कुछ जानना है, जो भी तुम्हें पता है, प्रशांत ने कहा और सुनैना को वापस कैफे में ले आया। कैफे में आते ही सुनैना ने कॉफी के साथ साथ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर दिया। जैसे ही नाश्ता आ गया, सुनैना ने प्रशांत से कहा, देखो, मैं उसके साथ बस कुछ ही समय थी और मुझे उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जानती हूं कि वो हंडिया नाम के गांव से आई थी। उसके घर वाले बहुत ही रूढ़िवादी ख्याल के लोग थे। सब लोग उसके छोटे भाई पर ही ध्यान देते थे। लड़की होने की वजह से अनामिका को कभी भी घर से कुछ नहीं मिला और फिर एक दिन उसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इसलिए वो गांव से भागकर शहर आ गई। वैसे अनामिका बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसने गांव से आकर यहाँ पर पढ़ाई की और अपनी मेहनत से कंपनी में नौकरी करना भी शुरू किया। प्रशांत हर एक डिटेल नोट करते जा रहा था। उसने पूछा, तुम उससे कब मिली? सुनैना बोली, जब अनामिका ने इस कंपनी में काम करना शुरू किया तब मैं पहली बार उससे मिली। हम साथ में रहने लगे। अनामिका वैसे थोड़ी गुस्सैल भी थी। एक दिन कंपनी की पार्टी में मैनेजर ने उसके साथ बदसलूकी की, तब अनामिका ने सबके सामने मैनेजर के गाल पर कसकर चांटा मारा। बस इसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया। प्रशांत ने पूछा, उसके बाद वो कहां गई? सुनैना ने कहा, उसकी नौकरी जाने के बाद एक दिन अचानक उसके माँ बाप शहर आ गए। अनामिका की मां ने अनामिका से उसकी सारी जमा पूंजी मांग ली। उनको अपने लड़के की शादी करने के लिए अनामिका से पैसे चाहिए थे। अनामिका अपने सारे पैसे उन्हें नहीं देना चाहती थी, लेकिन अनामिका की मां ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की धमकी दी तो मजबूरन उसे अपनी सारी कमाई अपने माँ बाप के हाथ में देनी पड़ी। फिर उसके बाद से उसकी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बिना वजह बात बात पर गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी तो चाकू निकालकर मुझे कुछ करने की कोशिश भी करती थी। बस इसीलिए मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया और तब से मुझे अनामिका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या अनामिका का कोई बॉयफ्रेंड था? प्रशांत ने पूछा। एक हुआ करता था। उसने भी अनामिका का बस फायदा उठाया था। फिर एक दिन अनामिका को अचानक छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली। तब से अनामिका का आदमियों पर से विश्वास उठ चुका था, सुनैना ने बताया। क्या तुम वाकई में अनामिका से उसके बाद से नहीं मिली? प्रशांत ने सुनैना को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, सुनैना ने झट से जवाब दिया। इतनी जल्दी दिए गए जवाब से प्रशांत को सुनैना पर शक होने लगा। प्रशांत सुनैना को घूरता रहा और फिर बोला, तो
तुम एक लेस्बियन हो, है ना? तुम्हारा और अनामिका का शारीरिक संबंध भी था। प्रशांत ये कहते हुए सुनैना के हाव भाव पर नजर रख रहा था। प्रशांत की बात सुनकर सुनैना घबरा गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। प्रशांत को भी सुनैना के जवाब की जरूरत नहीं थी। वो उसके हाव भाव देखकर सब समझ गया था। तुम्हारे बीच का रिश्ता बहुत गहरा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे नहीं मिलती हो? देखो, अभी भी पानी सर के ऊपर नहीं गया है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद हम अनामिका को बचा ले। पुलिस उसको ढूंढ रही है। प्रशांत ने कहा। अनामिका ने ऐसा क्या किया है? सुनैना ने पूछा। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्रशांत ने कहा। सुनैना ने वेटर को इशारा करके एक पेपर और पेन मंगवा लिया। फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और धीरे से प्रशांत को पकड़ा दिया। आखिरी बार जब मैं अनामिका से मिली थी तब वो इस एड्रेस पर रहती थी। अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, सुनैना ने कहा। प्रशांत ने पर्चे की तरफ देखा और कहा, 604 पैराडाइज बिल्डिंग। सुनैना ने हां में सिर हिलाया। बिल भरने के बाद प्रशांत गाड़ी चलाकर सुनैना के दिए गए एड्रेस पर आ गया। रात होने के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। प्रशांत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और सामने एक पुरानी सलेटी रंग की बिल्डिंग को देखते हुए कहा, लगता है ये वही बिल्डिंग है जिसका एड्रेस सुनैना ने मुझे दिया था। तेज बारिश की परवाह ना करते हुए प्रशांत ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते प्रशांत पूरी तरह से भीग चुका था। बिल्डिंग के पास पहुंचकर प्रशांत ने एक आदमी को देखा और उससे पूछा, क्या तुम यहां पर रहते हो? वो आदमी बुत बना खड़ा हुआ था। प्रशांत ने उस आदमी की आंखों को देखा। लगता है साला भांग चढ़ा कर आया है, इससे कुछ भी पूछना बेकार है। ये कहते हुए प्रशांत बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। जैसे ही प्रशांत आगे बढ़ा, उसको पीछे से एक आवाज आई, वहां मत जाओ। प्रशांत ने पलटकर देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? प्रशांत ने पूछा, मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत बिल्डिंग में जाने के लिए दोबारा मुड़ने ही वाला था कि अचानक वो आदमी बोल पड़ा, तुम्हारे पास से एक मुर्दा की बदबू आ रही है। मुर्दा? प्रशांत ने आदमी से बोला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मेरी बूढ़ी हड्डियां अब चंद ही दिनों की मेहमान हैं। तुम्हें ही नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि अब मैं मरने वाला हूं। प्रशांत ने हंसकर कहा, और अब तुमने अपना मौन व्रत तोड़ ही दिया है, तो ये बताओ कि तुम 604 अपार्टमेंट में रहने वाली किसी औरत को जानते हो? प्रशांत ने आदमी से पूछा। 604 नंबर सुनते ही जैसे उस आदमी का भांग का नशा पूरा उड़ गया। उसकी आंखें सीधी हो गईं और डरते हुए उसने कहा, वहां मत जाना, वहां मत जाना। ऐसा क्या है 604 में? प्रशांत ने पूछा। 604 कमरा नहीं है, वो तो नर्क का रास्ता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां पर मत जाना। उस आदमी ने डर से चिल्लाते हुए प्रशांत से कहा, तुम उस कमरे के बारे में क्या जानते हो? प्रशांत ने पूछा। मुझे बताओ, मैं पुलिस से हूं और एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें 604 और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हें क्या पता है? प्रशांत ने उस आदमी के दोनों कंधों को पकड़ा और उसको तेजी से हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगा। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। फिर अगले ही क्षण आदमी ने अपनी आंखें खोली और डरते हुए प्रशांत से कहा, 604 में इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। उस कमरे के अंदर जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां मत जाना। आदमी ने डरते हुए कहा।
क्या तुमने 604 में कभी कुछ देखा है? प्रशांत ने पूछा। तभी आदमी ने प्रशांत को धक्का दिया और अपने आप को छुड़ाता हुआ वहां से भागने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। इसकी रट लगाता हुआ वो आदमी वहां से भाग गया। जरूर इसने कुछ तो देखा है। प्रशांत ने उस भागते हुए आदमी को देखा और कहा, मुझे 604 में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर है क्या। काश आज मुझ में एक जवान इंसान का शरीर होता। प्रशांत ने अपने बूढ़े शरीर को देखते हुए कहा, मेरी बूढ़ी हड्डियों के साथ मैं पता नहीं कितना लड़ पाऊंगा। प्यारे लाल चाचा या प्रिया को भी बुलाना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे सिर्फ मैं ही अंजाम दूंगा। प्रशांत ने अपने आप को भरोसा दिलाते हुए कहा, ऐसा भी क्या है 604 में जो मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। चल कर देखते हैं। खुद से कहते हुए प्रशांत बिल्डिंग की तरफ चल दिया। आखिरकार क्या था फ्लैट नंबर 604 में? क्या प्रशांत वहां अनामिका से मिलने वाला था? क्या वहां से वो जिंदा वापस आने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। इस आदमी की बात सुनकर तो लगता है कि 604 में रहने वाली अनामिका को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। मुझे चौकन्ना रहना होगा। प्रशांत ये सोचते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। उसने लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाना ठीक समझा। बिल्डिंग की हालत और बिजली की सप्लाई को देखकर यह बेहतर होगा कि मैं लिफ्ट का इस्तेमाल ना करूं। हालांकि मेरे बूढ़े शरीर में 6 फ्लोर तक चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मगर दुर्घटना से देर भली। प्रशांत दबे पांव छठे माले पर पहुंच गया। जर्जर कॉरिडोर में कुछ देर चलने के बाद वो फ्लैट नंबर 604 तक पहुंचा। सबसे पहले उसने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की हलचल को सुनने की कोशिश की। लगता है घर में कोई नहीं है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। प्रशांत ने अपने आप से कहा। प्रशांत ने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा ही था कि अचानक उसे याद आया, बेहतर होगा कि मैं फायर एस्केप वाले रास्ते से घर के अंदर जाऊं। जरूर घर की खिड़की या बालकनी में घुसने का कोई और रास्ता होगा। प्रशांत ने अपने प्लान को बदला और छत पर चला गया। ऊपर से उतरकर नीचे जाऊंगा तो ये भी देख पाऊंगा कि घर के अंदर क्या हो रहा है, प्रशांत ने सोचा। प्रशांत ने देखा कि छत का तो नक्शा ही बदला हुआ था। ये छत है या किसी का खेत? इतनी बागवानी तो कोई घर के अंदर भी नहीं करता है। प्रशांत ने छत पर उगे हुए फल, फूल और सब्जियों को देखते हुए कहा। उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। प्रशांत ने बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखा तो उसे एक प्लास्टिक का थैला कोने में पड़ा मिला। उसने थैले को सिर पर बांध लिया। उसके बाद प्रशांत ने छत की रेलिंग से नीचे झांका। वहां पर कोई रास्ता या सीढ़ी नहीं थी। प्रशांत ने सोचा कि एक रस्सी के सहारे वो धीरे धीरे नीचे उतर सकता है और वो रस्सी ढूंढने में लग गया। तभी प्रशांत को अंधेरे में कुछ अजीब सा दिखा। छत के कोने में कुछ हलचल हुई और 2 चमकीली बत्तियां दिखने लगी। हाँ, इस समय और इतनी तेज बारिश में छत पर कौन आया है, प्रशांत ने सोचा। फिर दबे पांव प्रशांत उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। ये तो कोई कुत्ते या बिल्ली को बांधने का पट्टा और पिंजरा लगता है। पिंजरे के करीब पहुंचकर प्रशांत हैरान था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ? तुम कौन हो और तुम यहां पर क्यों बैठी हो? प्रशांत ने पिंजरे में बैठी हुई एक 5 वर्ष की छोटी लड़की से पूछा। तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। तुम्हें यहां पर किसने बंद किया?
प्रशांत ने उस बच्ची से पूछा। उस लड़की की आंखें अभी भी चमक रही थी। वो प्रशांत को बस सहमी हुई घूर रही थी। उसने प्रशांत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे मुझे बताओ, तुम्हें यहां पर किसने बंद किया है? डरो मत, मैं पुलिस हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशांत ने कहा। मगर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे घर वाले कहां हैं? कहते हुए प्रशांत ने छत पर पड़े हुए एक तार से पिंजरे की कुंडी खोल दी। जैसे ही प्रशांत ने दरवाजा खोला, वो लड़की पिंजरे से बाहर निकली और दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे चली गई। अरे अरे रुको, कहां भाग रही हो? प्रशांत ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर वो लड़की अचानक ही गायब हो गई। वो सब इतनी जल्दी हो गया कि प्रशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी इंसान को देखा था या भूत को। प्रशांत फिर से रस्सी ढूंढने में लग गया, लेकिन उसे छत पर कोई रस्सी नहीं मिली। उसे याद आया कि उसकी गाड़ी के अंदर एक रस्सी पड़ी थी। वो तुरंत नीचे गया और गाड़ी से रस्सी लेकर सीधे छत पर वापस आ गया। छत पर पहुंचते ही उसकी नजर फिर से उस पिंजरे पर पड़ी। अरे, तुम्हें फिर से किसी ने यहां पर बंद कर दिया? प्रशांत उस बच्ची को वापस उस पिंजरे के अंदर देखकर हैरान था। ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो इतनी नन्ही सी बच्ची को रात की बारिश में छत पर बंद कर देता है? प्रशांत ने गुस्से में सोचा। प्रशांत ने फिर से तार से पिंजरे की कुंडी खोली और दरवाजा खुलते ही लड़की फिर से भाग गई। इस बार प्रशांत ने पिंजरे को ध्यान से देखा। ये तो बहुत ही कमजोर पिंजरा है, मैं इस पिंजरे को ही तोड़ देता हूं, फिर इस लड़की को यहां कौन बंद करेगा? प्रशांत ने सोचा और पैर से मारकर उस पिंजरे को तोड़ दिया। जैसे ही प्रशांत ने पिंजरा तोड़ा, वैसे ही उसके पीछे से तेज रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। प्रशांत डरते हुए पीछे मुड़ा। अरे तुम रो क्यों रही हो? प्रशांत के पीछे वही 5 वर्षीय छोटी लड़की खड़ी थी। प्रशांत ने उस बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो अपना हाथ झटक कर प्रशांत से दूर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो तेज तेज चिल्लाकर रो रही थी। मुझे बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? प्रशांत ने बच्ची से पूछा। अरे, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? एक बार तो प्रशांत को लगा कि शायद वो बच्ची बहरी है। अगर मैं इसको देखता रहूंगा तो अपना काम कब करूंगा? विजय से बोलता हूं कि वो इस बच्ची के केस को देखे, प्रशांत ने सोचा। तभी अचानक प्रशांत को किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज सुनाई दी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर शायद कोई ऊपर छत पर आ रहा था। अगले ही पल वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। वो छोटी बच्ची दौड़ती हुई उस औरत के पास चली गई। इससे पहले प्रशांत कुछ कह पाता, उस औरत ने प्रशांत से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, यहां एक केस के सिलसिले में आया हूं, मगर ये बच्ची कौन है? प्रशांत ने उस औरत से पूछा। ये बच्ची इसी बिल्डिंग में रहती है, इसका नाम गुड़िया है। कुछ समय पहले इसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। इसकी माँ को मरे हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इसके घर में कोई भी नहीं है। मैं इनकी पड़ोसी हूं, उस औरत ने बच्ची को पकड़ते हुए कहा। तो इसलिए तुम इस बच्ची को छत पर बंद कर देती हो? प्रशांत ने डांटते हुए उस औरत से पूछा। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, बूढ़ी औरत ने प्रशांत को जवाब दिया। ये खुद अपने आप को इस पिंजरे में बंद कर लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना? प्रशांत ने उस औरत को घूरते हुए कहा। मैं सच कह रही हूं, इसकी मां उसको बहुत मारती थी और छत पर लाकर इस कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देती थी। जब से इसकी मां मरी है, तब से ये यही अपने आप को इस पिंजरे में बंद कर लेती है। मुझे पता नहीं क्यों। उस औरत ने हाथ जोड़कर प्रशांत से बोला। तो ये बात है,
ये अपनी माँ का इंतजार कर रही है। इसको लगता है कि माँ आकर पिंजरा खोलेगी, प्रशांत ने कहा। और अब उसे पूरी बात समझ में आ गई थी। इसका बाप जेल में है और इसके किसी दूसरे रिश्तेदार की मुझे कोई खबर नहीं है। अगर कुछ दिनों तक इस बच्ची को देखने वाला कोई नहीं आया तो इसे अनाथालय भेजना पड़ेगा, औरत ने बोला। इसकी मां की मौत कैसे हुई? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत का सवाल सुनकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, गुड़िया, तुम घर में नीचे जाओ, मैं अभी आती हूं। उस छोटी बच्ची ने टूटे हुए पिंजरे की तरफ देखा और आंखों में आंसू लेकर नीचे चली गई। ये पूरी घटना देखकर प्रशांत ने कहा, समझ गया। क्या ये बच्ची और उसकी मां फ्लैट नंबर 604 में रहती थी? उस औरत ने अपना सर हां में हिलाया और कहा, तुम्हें कैसे पता? वैसे सच बताऊं तो 604 में रहने वाली औरत मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। उसको दिन में कभी भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा और रात में जब भी वो बाहर निकलती तो हमेशा काले कपड़े पहने होती थी। सुबह होने से पहले वो घर वापस आ जाती थी। प्रशांत ने अपने फोन पर अनामिका का फोटो उस औरत को दिखाते हुए पूछा, क्या वो ऐसी दिखती थी? मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। वैसे सच बताऊं तो मेरा घर उसके घर के ठीक नीचे है। मैं फ्लैट नंबर 504 में रहती हूँ। मुझे सिर्फ उसके दरवाजे के खुलने और बंद होने के शोर से समझ आता था कि वो बाहर जा रही है। गुड़िया की माँ ने अचानक ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वो बहुत ही विचित्र घटना थी। औरत ने प्रशांत को पूरी बात बताई। कैसी विचित्र घटना? प्रशांत ने पूछा। गुड़िया और उसकी मां के घर मैं अक्सर जाती थी। गुड़िया की देखरेख करने के लिए उसकी मां मेरी मदद लेती थी। वारदात वाली रात को गुड़िया के घर से बहुत शोर आ रहा था। मेरे पास उनके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। मैं ऊपर गुड़िया के घर में गई। वहां मैंने देखा कि गुड़िया एक कोने में बैठी रो रही थी। उसको इतना तेज रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने गुड़िया को पकड़ा और पूछा, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? गुड़िया ने जो मुझसे कहा वो सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा क्या बताया गुड़िया ने? प्रशांत ने पूछा। उस बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, गुड़िया ने मुझसे कहा कि मां ने गले में फांसी लगाकर अपने आप को पंखे से लटका लिया है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं दौड़ती हुई कमरे में गई तो मैंने देखा कि गुड़िया की मां आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। मैंने उसको आवाज लगाई तो वो किचन में चली गई। फिर उसने गुड़िया के लिए खाना बनाया और अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। तो तुम्हारे हिसाब से गुड़िया की मां उस समय मरी नहीं थी? फिर गुड़िया ने वैसा क्यों बोला? प्रशांत ने पूछा। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुड़िया को खाना खिलाने के बाद सुलाकर घर बंद कर दिया और अपने घर पर आ गई। मुझे पता था कि उसकी मां अगले दिन काम से वापस आ जाएगी, मगर उस रात को ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत शोर हो रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था कि 604 और गुड़िया के घर में कोई आ जा रहा था। दरवाजे बार बार खुल रहे थे और जूते की आवाज भी आ रही थी। मैंने किसी के हाई हील सैंडल की आवाज भी सुनी। मुझे लगा कि शायद गुड़िया की मां आज काम से जल्दी वापस आ गई थी। ये सब देखने के लिए क्या तुम ऊपर नहीं गई? प्रशांत ने औरत से पूछा। इतनी रात को मैंने जाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे
गुड़िया के घर गई। तब मैंने दरवाजा खोला तो गुड़िया फिर से कोने में बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी तेज क्यों रो रही हो? तो पता है गुड़िया ने मुझसे क्या कहा? कहते हुए उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। यही कि उसकी मां फांसी के फंदे से लटकी हुई थी, क्यों, है ना? प्रशांत ने सोचते हुए कहा। प्रशांत की बात सुनकर औरत को और भी ज्यादा अचरज हुआ। हाँ, बिल्कुल सही, गुड़िया ने मुझसे यही कहा था, मगर ये बात तुम्हें कैसे पता है? मेरे पिछले केस में भी गवाह ने ऐसा ही कुछ कहा था। खैर, तुम आगे बताओ क्या हुआ? प्रशांत ने औरत से बोला। मुझे लगा गुड़िया रात की तरह फिर से मजाक कर रही होगी। इस बार मैं गुड़िया की मां को देखने कमरे में गई तो वो वाकई में पंखे से लटकी हुई थी। ये सब देखकर मैं इतना डर गई कि मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर तहकीकात की। मैंने पुलिस को भी ये पूरा किस्सा सुनाया था, मगर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। पुलिस का कहना था कि गुड़िया की मां की मृत्यु रात 12 बजे के करीब हो चुकी थी। ऐसा कैसे संभव है? उस औरत ने प्रशांत से पूछा। क्योंकि 12 बजे जब तुम रात में गुड़िया के घर गई थी तब तुमने गुड़िया की मां को जीवित पाया था। उसने तुम्हारे सामने ही मेकअप किया था और खाना बनाया था। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? प्रशांत ने कहा। प्रशांत को उस स्कूल बस के ड्राइवर की बीवी तारा देवी का बयान याद आ गया। गुड़िया की मां का बर्ताव और उस ड्राइवर का बर्ताव लगभग एक समान था उनके मरने के एक दिन पहले। तभी वो औरत बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें 604 में जाकर देखना चाहिए कि ये विचित्र घटना कैसे हुई होगी। वैसे भी कुछ दिनों से शायद वहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वहां कोई आवाज नहीं सुनी। क्या कह रही हो? क्या सच में वहां कुछ दिनों से कोई नहीं है? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत को यह खबर सुनकर निराशा हुई, क्योंकि वो अनामिका को पकड़ने के लिए आया था, मगर इसके साथ ही प्रशांत को थोड़ी राहत भी महसूस हुई। उस औरत से पूरी कहानी सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि अनामिका ऐसी औरत नहीं है जिसके साथ अकेला भिड़ा जा सके। मुझे गुड़िया से कुछ सवाल पूछने हैं, प्रशांत ने कहा और छठे फ्लोर पर जाने लगा। वो बूढ़ी औरत प्रशांत के साथ साथ चली गई। गुड़िया के घर का जब दरवाजा खुला तो प्रशांत और औरत ने देखा कि गुड़िया फिर से एक कोने में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था और आंखों में आंसू। क्या हो गया गुड़िया? औरत ने पूछा। दादाजी को बताओ कि तुमने क्या देखा। अपने आप को दादाजी की उपाधि सुनकर प्रशांत हड़बड़ा गया। फिर उसे अपना बुढ़ापा याद आ गया। गुड़िया ने अपने आंसुओं को पोंछा और रोती हुई आवाज में प्रशांत से बोली, मां अभी घर में आई थी। गुड़िया की बात सुनकर प्रशांत और वो औरत एक दूसरे का चेहरा अचरज से देखने लगे। क्या कह रही थी गुड़िया? क्या उसकी मां सच में वापस अपने घर में आई थी? क्या वो अनामिका ही थी या कोई और? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का